यस। ओके ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोई मुझे प्लीज बताओ कि लास्ट क्लास हमने एग्जैक्टली कहाँ पे छोड़ा था? बहुत लोग आ चुके हैं, वेरी गुड। सर आपने कोवलेंट बॉन्ड करवाया था, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन कोवलेंट बॉन्ड पोलर कराया था। कोवलेंट बनाया था, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास तक पोलर हमने लास्ट क्लास कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। कोवलेंट के अंदर मैंने बताया था कि कोवलेंट के अंदर भी दो टाइप का बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू पोलर कोवलेंट, पोलर नॉन कोवलेंट बॉन्ड। तो उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब लोग आराम से स्टार्ट करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो एक बार जल्दी से। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बोलो सर नहीं है तो आगे बढ़ो। सर हाँ पूछो, प्लीज पूछो। सर आप आज फिर से क्लास शुरू होने से पहले ये समझा सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाला पार्ट? हाँ क्यों नहीं, किसको डाउट है पूछो, नाम बता अपना। सर बोरोशा। हाँ बोलो, ठीक है बोलो। सर आपने डेफिनेशन नहीं लिखवाया था, आपने बस बताया था कि कैसे वो पोलर करते हैं, डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा चेक है था कैसे करते हैं। सुनो सुनो बात सुनो। डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये पूरा हमारे पास पूरा टॉपिक है, ठीक है। वो टॉपिक अभी नहीं है, वो टॉपिक आगे है, तो वो टॉपिक वापस पढ़ना है हम लोग, तो उसको जानेंगे। मैंने यहाँ पे खाली एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ऐसा बॉन्ड भी होता है, ताकि तुम कहीं पे सुनो तो तुमको ये ना लगे कि हमने ये डिस्कस नहीं किया फिर नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फुल डिटेल में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं बताया, क्लियर? यस सर। तो मुझे जल्दी से क्विकली बताता हूँ कि पोलर कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमको आगे का चीज पढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए पूरा टॉपिक हमारे पास है, जिस टॉपिक का नाम होता है डाइपोल मोमेंट, या आगे पढ़ने को मिलेगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
तो डाइपोल मोमेंट टॉपिक के अंदर वही पढ़ाया जाता है कि कोई भी कंपाउंड को पोलर कब कहा जाएगा और किसी कंपाउंड को नॉन पोलर कब कहा जाएगा। देखो लास्ट क्लास मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि कोई भी एक कंपाउंड को सिर्फ देख के, मैंने क्या बताया था, किसी भी कंपाउंड को सिर्फ देख के ये जज नहीं करना है कि वो कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है। वो कंपाउंड देखने में पोलर की तरह लग सकता है, बट दैट कंपाउंड कैन बी नॉन पोलर। हाँ, लेकिन जो नॉन पोलर होता है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो नॉन पोलर है या जो सेम एटम से मिला हुआ जो मॉलिक्यूल है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तुम डायरेक्टली नॉन पोलर बोल सकते हो, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम वहां पे आता है कि जिन मॉलिक्यूल को देख के लग सकता है कि वो पोलर है, कि देखने में पूरा पोलर की तरह लगेगा, बट एक्चुअली दे कैन बी नॉन पोलर आल्सो। ठीक है, तो भरोसा देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पोलर और नॉन पोलर ये होता है। तो दो ही एग्जांपल दिखाऊंगा जल्दी से, बाकी मैंने कराया हुआ। मान लो HCl का बात, ये HCl क्या बॉन्ड बनाता है, तो HCl बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ बात करते हैं O2 के बारे में, O2 कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो O2 बनाता है कौन सा, कोवलेंट। अगर मैं ये बात करूं भरोसा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शायद तुम्हारा आंसर यही होगा कि सर क्लोरीन इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट। ठीक है, तो क्योंकि ये कंपाउंड के अंदर, ये कंपाउंड है तो कोवलेंट, ये कंपाउंड क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कब बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बावजूद भी अगर इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है, ऐसा कंपाउंड जिनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है, उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड बोलेंगे। मैंने ये भी तुम लोगों को बहुत क्लियरली लास्ट क्लास में बता दिया था, तुमको याद होना चाहिए और याद होगा कि दुनिया का हर आयोनिक कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि वो पोलर है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट होता है। आयोनिक कंपाउंड जब भी बॉन्ड बनाता है तो कैसे बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड बनाता है आइदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या होगा, दैट कंपाउंड विल ऑलवेज बी ए पोलर कंपाउंड। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड का बात आता है तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण अब जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर भी हो सकता है, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। यानी शेयरिंग करने के बावजूद भी अगर उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, बताओ, पोलर कंपाउंड बोलेंगे। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऐसा कंपाउंड हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड। बोलो भरोसा क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अब देखो जैसे और एग्जांपल दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़िए। मैंने लास्ट में CO2 के बारे में बताया था कि CO2 में क्या होता है। CO2 के अंदर ये होगा कि कार्बन विल मेक डबल बॉन्ड विद O और यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड विद O। तो इस कंपाउंड को देख के किसी को पूछा जाए कि ये कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर, तो वो क्या करेगा, वो यही देखेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो तुम्हारे माइंड पे पक्का आएगा कि सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, तो हमको लगेगा कि ये कंपाउंड कैसा होगा, एक पोलर कंपाउंड होगा। जबकि ये कंपाउंड एक पोलर नहीं, ये कंपाउंड कैसा है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, आप लोग पूछोगे सर ऐसा क्यों है, किधर से आया, क्यों किधर से हुआ, तो ये सब बात मैं तुमको अभी नहीं बताना चाह रहा क्योंकि इसके लिए पूरा टॉपिक हमारे पास है। तो जब वो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे हम टोटली डिस्कस करेंगे कि ये सब चेंज जो होता है वो चेंज होने के पीछे क्या रीजन है, या क्यों ऐसा होता है या फिर क्यों ऐसा नहीं होता, वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। सुनाया, भरोसा क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, क्लियर ना, होपफुली क्लियर है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आई थिंक सब लोग आगे होंगे, सब लोग आगे गए? ओ नहीं, आज कम लोग हैं, क्या हुआ? विवेक, विचित्रा, भरोसा, ईमान, कल्पना, मुस्कान, प्रेम, रोहन, साहिना, संदीप, एक नेहा नहीं है और भी कोई नहीं है। आज कम लोग हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। देखो तुमको याद है ना कि हमने जब आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है। तो वहां पे हमने देखा था कि
कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्गर होगा या कितना स्टेबल होगा, वो पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो पूरा डिपेंड करेगा उसके स्ट्रेंथ के ऊपर। और हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ या जो स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है एक फैक्टर के ऊपर, एक एनर्जी के ऊपर, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, कौन सा एनर्जी, क्या बताया था, तो लैटिस एनर्जी। कौन सा एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी में हमने ये देखा था कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के ऊपर और साइज ऑफ द कैटायन के ऊपर। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के साथ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ द कैटायन के साथ लैटिस एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें देखा। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी एक कोवलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज गिव द हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि कोवलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कौन सा वो फैक्टर है जिनके ऊपर कोवलेंट बॉन्ड कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रॉन्गर है, ये हमको मालूम चलेगा, वो जानने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्लियर? गेस तो कर दो यार। यस सर। यस सर। तो पहले एक बात समझते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसी भी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, खासकर कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमको ऑलरेडी पता है कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी, राइट। तो हमको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। अब हम ये जानेंगे कि बॉन्ड एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बॉन्ड एनर्जी जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी उसी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सिंपल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा होता है, हम बोलेंगे कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होगा बेटा, पहला होगा बॉन्ड ऑर्डर। अब मुझे पता है कि तुम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर शायद पहले ना सुना हो, बट कोई बात नहीं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, क्या पता है किसी को बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एनी आइडिया? यस तो जल्दी। सर बॉन्ड किस वे में बना है, मतलब पहले कौन सा एलिमेंट उसके बाद कौन सा? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताता हूँ। हमको ये पता है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड में 3 टाइप का बॉन्ड बनता है। या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाए। या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, डबल बॉन्ड होगा, या तो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कि सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। इन तीनों को छोड़ के और तो कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। तो सिंपल सा बात यह है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर किसी भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इज इट क्लियर? और किसी भी दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको, तो वी कैन से कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट विल बी 2। और किसी भी दो एटम के बीच में अगर तुमको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वी कैन से कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट विल बी 3। यानी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड। तो जितना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर बुलाएंगे। क्या ये क्लियर है, कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? बिल्कुल। नो सर। अब देखो, तो ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बोलने का मतलब क्या है कि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मुझे ये पूछे कि हमारे पास H2 भी है, हमारे पास O2 भी है और हमारे पास N2 भी है, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है? बोलो, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन बनाता है? कैसे पता चलेगा? तो देखेंगे कि हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड। O और O में क्या है, डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर?
यस सर। यस सर। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। अब देखो सेकंड फैक्टर क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज द बॉन्ड लेंथ। क्या होगा बेटा? बॉन्ड लेंथ। इसको लिखना मतलब तो रुक जाओ, देखो यहाँ पे सेकंड फैक्टर होता है LENGT, बॉन्ड लेंथ। देखो अब ये बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर होता है कि डबल है कि सिंगल है कि ट्रिपल है, इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं? समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि इन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बना, देखो हर दो एटम के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे A और A के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये दोनों बॉन्ड क्या, ये बॉन्ड का जो लंबाई है ना, लंबाई, ये बॉन्ड का जो लेंथ है। देखो एक बात समझो, मैंने पहला क्लास में बोला था कि ये बॉन्ड हमको दिखता नहीं है, ये इनविजिबल बॉन्ड है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर ये रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर आपस में बॉन्ड बना के एक पर्टिकुलर दूरी पे रहता है, कितना? एक पर्टिकुलर दूरी पे रहता है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसका बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? बॉन्ड लेंथ। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है? उसी दूरी को हम क्या यस बोलेंगे? सर। बॉन्ड लेंथ। तो रूल ये है, मैं वापस तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताना कि मान लो कि मेरे हाथ में एक बड़ा सा चौक है, ये मान लो मेरे हाथ में एक बड़ा चौक है और मेरे हाथ में एक छोटा चौक है। अगर मैं इन दोनों चौक को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, बड़ा को भी छोटा को भी, तो मुझे बताओ कौन इजीली टूटेगा? छोटा वाला टूटेगा कि बड़ा वाला टूटेगा? कौन इजीली टूटेगा मुझे बताओ? बड़ा वाला। बड़ा वाला। बड़ा वाला। तो वही चीज, हाँ वेरी गुड, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होगा? जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसको तोड़ना क्या होगा? ज्यादा इजी होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उसको तोड़ना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो मोर बॉन्ड लेंथ इजी टू ब्रेक डाउन, ठीक है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो तोड़ना क्या होगा? इजी होगा। तो वी कैन से कि बॉन्ड लेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी। है ना? बॉन्ड एनर्जी, या फिर तुम बोल सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो, तो हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी। इट्स वेरी सिंपल। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम मुझे बताना कि अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और क्यों? चलो सर सिंगल बॉन्ड का कम होगा। हम होगा। सॉरी सर, ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? रीजन? सर क्योंकि उसमें कम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उसके लिए ज्यादा दूर पे होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना इतना दिमाग में मत सोचो ना, क्यों अपना दिमाग को एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो? सिंपल सोचो ना, और सिंपल सोचो। बताओ, कोई बताओ, बोलो बोलो। सर हम लोग को बॉन्ड लेंथ पता होना पड़ेगा किसका ज्यादा है। अब मैंने बोला कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। देखो तुम लोग बहुत सोचते हो, कम सोचो। देखो कम सोचने से आंसर निकल जाएगा, तो ज्यादा क्यों सोचो? यहाँ पे मैंने बोला कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, और यहां बोला गया जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई कि जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ को कम होना पड़ेगा, तभी तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। करेक्ट? नहीं नहीं हुआ? बोलो, आना कर दो। यस सर, यस सर। देखो चीज को समझो, इसको घुमा के समझो। मैंने बोला कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने बोला कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसके पास है?
बॉन्ड एनर्जी उसके पास ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बताओ, उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो यानी ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए इस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे क्या होता है, कम होता है। बताओ अब क्लियर है या बताओ, क्या भी डाउट है? यस सर। क्लियर है? सर मतलब लेंथ बढ़ने के साथ साथ मतलब एनर्जी कम होते जाता है। एग्जैक्टली, लेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा। अभी तो मैंने बताया कि बड़ा चौक को तोड़ना इजी है कि छोटा चौक को, तुम लोगों ने ही बोला कि सर बड़ा चौक को तोड़ना इजी है। तो चौक बड़ा होने का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उतना इजीली चौक क्या होगा, टूट जाएगा। जितना हाँ इजीली चौक चौक टूटेगा मतलब हमने कम एनर्जी लगाया चौक को तोड़ने के लिए। हाँ सर। ठीक है, डाउट है? सर ठीक है सर। आगे बढ़े, सबको क्लियर हो गया ये बात? यस सर। यस सर। अब बाकी ये लिख लो एक बार, फिर मैं तीसरा हो जाता हूँ। तीसरा पॉइंट पॉइंट उनको फिर तंग करेगा। ये लिख लो प्लीज दोनों सब पॉइंट को, मुझे बताना हो गया तो बोलना, हम तीसरा पॉइंट मूव करेंगे। सर ये आप नोट लिखोगे कि पॉइंट 3? नहीं नहीं, ये पॉइंट ही है, नोट्स क्या है, यही तो नोट्स है ना, ओके। यही नहीं नोट्स सर, है, इसमें मतलब लिखा जो है। इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसमें। नहीं नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, मैं जो वो सर बताऊंगा मैं और जो समझ रहा हूँ। नहीं दिखाऊंगा। नहीं, जैसे आप वो फैक्टर्स ABC लिखा रहे हो उस टाइप से कि ये हैश थे क्यों, वो वाला पूछा। ऐसे लिख लो, ऐसे जैसे तुमको लिखना ले लो, पॉइंट वाइज लिख लो, ऐसे लिख लो, बट ये कॉपी में होना चाहिए बस इतना ही। हो गया तो बोलना, आगे बढ़ेंगे। These all points are very very important, ये हमको आगे हर जगह पे काम आने वाला है, ठीक है। जितना पढ़ते जाएंगे वहां पे इन पॉइंट का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा। हो गया लिखना सबको? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो पॉइंट तुमको थोड़ा तंग करेगा। तो हमने देखा कि हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो दो पॉइंट के ऊपर मेजरली डिपेंड करता है, पहला उसका बॉन्ड लेंथ और दूसरा उसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब तीसरा जो पॉइंट होता है ये थोड़ा समझना, ये क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, समझना तो ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू difference in the electronegativity of the atoms, difference in the electronegativity between the atoms,
किसी भी दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आया? ये पढ़ के कुछ अजीब लग रहा है क्या, बोलो तो? क्या जो लिखा है आप पढ़ के अजीब लग रहा है कुछ, कि नहीं लग रहा है? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या ये पढ़ के अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है? सम तो द पॉइंट ही नहीं समझ में आया। मुझे सच बताना ईमानदारी से, क्या लास्ट क्लास जो पढ़ाया था घर में पढ़ाई किया तुमको कि नहीं पढ़ाई किया? सर थोड़ा सा किया था, पूरा नहीं किया। वही है ना प्रॉब्लम, तुम लोग प्रॉब्लम वही तो, तुमको नहीं समझा रहा है। तुम लोग को क्लास 11 का इंपॉर्टेंस अभी भी नहीं समझ में आया। दुख का तो बहुत दुख का बात है, बट कर क्या सकते हैं ना। हम लोग खाली बोल सकते हैं, फॉलो करना नहीं करना तुम लोग के ऊपर है। तुम लोग करते क्या हो फिर, मुझे नहीं समझ में आता क्या करते हो। मुझे टाइम पास कैसे करते हो, मैं क्या करते क्या करते हो? स्कूल तो नहीं है तुम लोग का, तो होमवर्क भी नहीं होगा, तो फिर क्या करते हो करते? तो बताएगा मुझे सर कैसे मैं तुम तो लोग। अभी सर मैं तो कल ट्रैवल कर रहा था तो मैं कल नहीं कर पाया। नहीं कल नहीं, जब भी मैं क्लास कराता हूँ उसके बाद। पर दिन भर मैं करता कैसे, मान लो ट्रैवल नहीं करते हो तो क्या होता है, क्लास का शेड्यूल क्या करते हो फिर दिन भर? तो कुछ नहीं, इधर उधर करते, कभी कभी बैठ के पढ़ लेता हूँ। कभी कभी कुछ नहीं है तो गलती से पढ़ लेते हो, और कुछ ऐसे जब गलती नहीं करते तो क्या करते हो? गलती से पढ़ना ठीक है, और गलती नहीं करो जान बुझ के पढ़ते हो कोई, है ना? कोई नहीं पढ़ता, ये अच्छा बात है ये ना। सर पढ़ लेता हूँ, जिस दिन क्लास नहीं रहता उस दिन से रात में पढ़ लेता हूँ। तुम लोग को 11 का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इतना डेंजरस कंडीशन है कि तुमको मैं बता ही नहीं सकता, बट आफ्टर 6 मंथ आओगे घूम के कि सर बचा लो आपने सही बोला था, बट तब ना मैं बचा पाऊंगा ना भगवान बचा पाएगा, और ये लाइफ टाइम रियलाइज करोगे जिंदगी भर। जो 11 नहीं पढ़ता उसको पूछो एक बार, वो लाइफ में पीएचडी क्यों ना कर ले, वो बोलेगा गलती हो गया 11 मैंने नहीं पढ़ा किया। तो 11 का इतना इंपॉर्टेंस है, मैं तुमको बोल बोल थक गया, पर तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुमको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बता रहा हूं। ये तुम लोग पता नहीं क्यों ऐसे हो, बट पढ़ना चाहिए। 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको करना चाहिए। देखो मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को ये बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड बनने का क्राइटेरिया क्या है, मतलब साइन है बताओ तो। कोवलेंट बॉन्ड कब बन सकता है बताओ, क्राइटेरिया क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनने का? बोलो बोलो बोलो। सर जब जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इधर 0 हो तो, या फिर हाँ उसकी भी कम हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैंने लास्ट क्लास तुम लोग को बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड तभी बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट पुराना हो गया कि कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल में बनेगा, वो ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है? तो रीजन ये है कि कोवलेंट बॉन्ड उन्हीं दो एटम के बीच में बन सकता है जिन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा, या तो 0 होना पड़ेगा या तो वेरी वेरी क्या होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, बाबू बता रहा हूं। उन्हीं दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है जिन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा, आइदर दैट मस्ट बी 0, दैट कैन बी 0, और वेरी वेरी लेस, तो क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयोनिक कौन सा बॉन्ड बॉन्ड। बन जाएगा? वो आयोनिक आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला जाए, अब यहाँ बोला है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। किसके ऊपर? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यानी डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोलता है कि अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को ज्यादा होना पड़ेगा। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ऐसे तो फिर आयोनिक बन जाएगा ना। वही बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। तो ये कंट्राडिक्ट तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझ में आया नहीं आया तुम लोगों को? यस सर। है ना? और मैं सबको ये बता दूं, तुम लोग अगर घर पे नहीं पढ़ के आओगे तो फिर मैं भी ऊपर तक नहीं जा पाऊंगा, फिर मैं भी रेस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को कम पढ़ाने की।
तो फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि टीचर तभी पढ़ा पाएगा जब बच्चा घर पे पढ़ गया है, अदरवाइज मैं उस लेवल तक जाऊंगा ही नहीं, मैं नीचे में छोड़ दूंगा। ठीक है ना, समझ लो ये तुम लोग कि तुम लोग अपना रिस्क खुद ले रहे हो। ठीक है ना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग घर पे नहीं पढ़ के आओगे तो मैं नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर तुमको अपर लेवल तक लेके नहीं जा सकता, है ना। मैं बॉन्डिंग में इतना मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुमको हर चीज पढ़ के आना है। मैं तुमको ये भी नहीं बोल रहा हूँ अलग किताब पढ़ो, मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है नोट्स उतना तो पढ़ के आओ। अरे यार कल तुम बड़ा आदमी बनोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, थोड़ी आओगे मेरे पास थैंक यू सर आपने बना दिया, तब तो कोई नहीं आएगा। तो आज जब टीचर बोल रहा है कि भाई पढ़ो पढ़ो थोड़ा मेहनत कर लो, वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने भी तो ये टाइम पार किया ना, मुझे बोलने वाला कोई नहीं था, होता तो मैं आज थोड़ी यहाँ रहता, मैं कहीं और रहता। तुम लोग को नहीं समझ में आता ना लाइफ का, तुम लोग इतना इजी ले लेते हो लाइफ को। इट्स नॉट इजी भाई, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। पेरेंट्स अभी कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जब खुद कमाना स्टार्ट करोगे ना तब समझ में आएगा इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ाई की। ठीक है, तो प्लीज पढ़ो, इतना अच्छा टाइम है तुम लोग के पास, कोरोना है, कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद ये हालत है, तो स्कूल खुलने के बाद तो तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देयर विल बी नो टाइम, तब तक खाना खाने का क्या, टॉयलेट जाने का टाइम नहीं मिलता है बच्चा, ये होता है हालत। तो तुम लोग इतना बिंदास रहे हो, कैसे रहते हो इतना बिंदास? हाँ, गलत बात है, गलत बात है, एकदम गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर इतना बिंदास रहना है तो साइंस नहीं लेना चाहिए था, ले लिया तो करो साइंस पर, तो ये भी टाइम है, कॉमर्स आर्ट्स खुला है, उसमें चले जाओ, साल भर सो, एक रात पहले पढ़ के जाओ, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बट साइंस अगर लिया है तो मेहनत करना, ठीक है। अब देखें, तो ये चीज तुमको कंट्राडिक्ट लग रहा होगा, मुझे पता है, लगना भी चाहिए। अब लोग पढ़ के आते तो इट बिकम मोर इंटरेस्टिंग, बट नहीं पढ़ के आ रहे तो इतना क्लियर नहीं है। अब देखो, मैंने और एक बात बताया था तुम लोगों को, इफ यू रिमेंबर, मैंने ये बताया था कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉपी पढ़ा के देखो, कि अगर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होता है, इससे 2.1 से ज्यादा, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। आयोनिक आयनिक। बॉन्ड। वेरी गुड। और मैंने बोला था कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.1 से कम होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तब ये बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी हाई, तो मस्ट बी हाई बोलने का मतलब वो इस रेंज का बात कर, इस रेंज में डिफरेंस को ज्यादा होना पड़ेगा। अगर डिफरेंस इस रेंज को पार करके इस रेंज में चला गया तब तो बॉन्ड आयोनिक बन जाएगा। लेकिन अपने ही रेंज में रहते हुए, जैसे मान लो कोई दो एटम है ए नाम का, इन दोनों के बीच में मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है मान लो 2, बी के बीच में मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है मान लो 1.5, और सी के बीच में मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.5। तो देखो तो ये 0.5, 1.5, 2, ये तीनों ही कौन सा रेंज में है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। तो इन तीनों में अगर मुझे कंपेयर करना हो कि कौन सा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो मैं क्या देखूंगा? तो मैं देखूंगा ना कि इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किसके पास है। तो बताओ सबसे ज्यादा किसके पास है? किसके पास है? ए के पास। तो यानी बोलने का मतलब ये है कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये है इसका मतलब। ये मत सोचना कि 2.1 के ऊपर भी होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा व्हेन इट विल बी बिलो 2.1, ठीक है। 2.1 से ज्यादा में नहीं बनेगा। तो होपफुली ये तुमको क्लियर हो गया होगा। क्लियर यस हुआ? सर। नहीं हुआ तो फिर पूछो। सबको क्लियर हो गया? सर हो गया। हो गया, प्लीज लिख लो इसके ऊपर। सर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ए का ज्यादा होगा। सॉरी फिर से बोलो। सर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ए का ज्यादा होगा। हाँ एग्जैक्टली, बॉन्ड स्ट्रेंथ ए का ज्यादा होगा देन बीबी। सर इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है क्या? कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, हर एटम का अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है, तो उन दोनों का वैल्यू को निकाल के आपस में माइनस करोगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है।
और वो वैल्यू Yes, क्या sir. होगा वो तुमको याद करना पड़ेगा अगर तुम इंटरेस्टेड है तो, अदरवाइज सही नहीं है कहीं। देखो अगर मैं तुमको ये ना पढ़ाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किताब के अंदर ऐसे भी नहीं है। ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि ये एंट्रेंस एग्जाम में काम आता है, अल्टीमेटली आगे चल के हमको एग्जाम देना ही पड़ेगा। अभी जो कंडीशन है मुझे तो ये लग रहा है कि तुम लोग निकलते निकलते तो ऐसा होगा कि हर कॉलेज में अभी क्या रूल है कि हर कॉलेज में मेरिट देख के यानी क्लास 12 का नंबर देख के उनको बीएससी एमएससी में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा दिन आने वाला है कि जहाँ पे बीएससी पढ़ने के लिए भी एंट्रेंस ही देना पड़े, है ना। तो सोचो कैसा दिन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा दोस्तों। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हम लोग का कोवलेंट बॉन्ड। हो गया बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. बहुत सही। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर्स के बारे में। तो प्लीज गिव द हेडिंग, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट। जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी पढ़ा था वैसे हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैसे कैसे एक कोवलेंट बॉन्ड को पहचानना पॉसिबल। तो प्लीज गिव द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बोलता हूँ लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले एक लाइन नंबर 1 पॉइंट लिखो यहाँ पे। द कोवलेंट बॉन्ड नंबर 1, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इन द कोवलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट in solid, liquid and gases. Covalent bond can exist in solid, liquid and gases. पहला इंपॉर्टेंट चीज समझना कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है ना। अब कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कोवलेंट कंपाउंड एक ही बात है, हाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक कोवलेंट बॉन्ड की जगह पे तुम इसको कोवलेंट कंपाउंड भी लिख दो, इसको देख के प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड उन कंपाउंड को कहा जाता है जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बना के कंपाउंड बनता है। इज इट क्लियर? आयोनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहा जाता है जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड बनके या आयोनिक बॉन्ड बना के कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना के कंपाउंड बनेगा, सो दे आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, लिखो। तो पहला पॉइंट यही है कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में भी मिलेगा, लिक्विड के फॉर्म में भी मिलेगा और गैस के फॉर्म में भी मिल सकता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड लिखो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट डाउन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, the melting and boiling point of covalent compound are lower than the ionic compound, are lower than the ionic compound, are lower than the ionic compound। बहुत बता रहा हूं, the melting and boiling point of ionic compounds are lower, so not ionic compound, of covalent compound are lower than the ionic compound, are lower than the ionic compound, and it will increase, and it will increase with increase in the, and it will increase with increase in the molecular mass, and it will increase with increase in the molecular mass, it will increase with increase in the molecular mass। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जनरली एक कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है इसके कंपेयर में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में। हाँ, लेकिन ये बात भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे उन कोवलेंट कंपाउंड का मोलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे कोवलेंट कंपाउंड हैवी बनता चला जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir.
बहुत आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आ जाओ सल्यूडिटी। सल्यूडिटी, अब देखो तुम लोग को लास्ट क्लास मैंने बताया था कि सल्यूडिटी के लिए हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री में कहावत होता है। क्या कहावत है बेटा? कहावत होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। dissolves like, yes sir, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बताया था मैंने कि जो जैसा होगा वो वैसे में डिसॉल्व करे। तो मैंने बताया था तुम लोग को कि दुनिया का हर आयोनिक कंपाउंड पोलर होता है, तो क्योंकि दे आर पोलर तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर जाए। जैसे एग्जांपल वाटर, तो दुनिया का हर आयोनिक कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होता है, घुल मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड का, तो हम क्या बोलेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? इट कैन बी पोलर, इट कैन बी क्या, नॉन पोलर। तो हम ये बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट dissolve in क्या, dissolve in water, dissolve in water, और you can say polar solvent। ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं करता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन होता है। We have only 2 एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या होता है? बहुत सिंपल एक्सेप्शन हमारे पास है, बहुत ही कॉमन। पहला एक्सेप्शन है अल्कोहल का। मैं अल्कोहल ना लिख के इसको इथानॉल लिखूंगा, इट विल बी मोर क्लियर। तो पता ही है इसके बारे में, क्या बताऊं मैं तुम लोग को। पहला इथानॉल है। तुमने देखा होगा कि इथानॉल पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, देखा है नहीं देखा है? देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा? क्या बात है, अरे हाँ ना कर दो यार। अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है? सर हो जाता है। यस सर। सबने देखा है होते हुए इसको, है ना? हम सबने देखा है, रियल लाइफ में देखा हो ना देखा हो, मूवी में देखा है, लोग मिलाते हैं पानी, ठीक है। तो यानी अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अल्कोहल बीइंग एन कोवलेंट कंपाउंड इट डिसॉल्व इन द वाटर, यानी कि पोलर कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, जबकि है खुद नॉन पोलर, बट ये पोलर में डिसॉल्व हो रहा है। तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया, ठीक। अब अल्कोहल है। अब ये बात समझो कि कुछ एक्सेप्शन का कोई रीजन नहीं होता है। अगर तुम पूछोगे भाई अल्कोहल क्यों डिसॉल्व होता है, तो इसका कोई रीजन नहीं है खास, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया कि अल्कोहल डिसॉल्व होता है पानी में। तो वो दूसरा एग्जांपल लेते हैं एमोनिया का, NH3 एमोनिया। एमोनिया की भी सेम कहानी है कि एमोनिया बीइंग एन कोवलेंट कंपाउंड, पोलर नॉन पोलर, वो क्या होता है, वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व होता है। अब इसका रीजन है कि एमोनिया क्यों डिसॉल्व होता है, इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दो तुमको एक्सेप्शन याद रखना है, याद रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो, यहाँ पे नेक्स्ट लिखो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ के नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखो, कोवलेंट बॉन्ड आर रिजिड, कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड and directional in nature. Covalent bond are rigid and directional in nature. Covalent bond are, या covalent compounds are, compound लिख देना, bond मत लिखना। Covalent compounds are rigid and directional in nature. Rigid and directional in nature. तो जो covalent compound होता है वो कैसा होता है, rigid होता है और डायरेक्शनल भी होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है और डायरेक्शनल इन नेचर होता है। आगे लिखो, दैट इज व्हाई द कोवलेंट कंपाउंड हैव डेफिनिट ज्योमेट्री। दैट इज व्हाई द कोवलेंट कंपाउंड हैव डेफिनिट ज्योमेट्री and can show isomerism, ठीक है, and can show isomerism, ठीक। तो कोवलेंट कंपाउंड का एक खास बात यह है कि वो रिजिड होता है, ठीक है, और रिजिड होने के साथ साथ डायरेक्शनल भी होता है। तो रिजिड और डायरेक्शनल होने का फायदा क्या है, तो रिजिड और डायरेक्शनल होने का यह फायदा है कि हर कोवलेंट कंपाउंड का अपना एक क्या होगा, फिक्स ज्योमेट्री होता है। क्या होता है बेटा, अपना फिक्स ज्योमेट्री होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स ज्योमेट्री, तो समझाता हूं, यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है।
देखो यहाँ पे तुम लोगों ने क्लास 10 में इसके बारे में तो पढ़ा होगा, CH4 के बारे में। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। मीथेन बोलते हैं, very good। अब तुमने जब मीथेन को बनाया होगा क्लास 10 के अंदर, तो बिल्कुल ऐसे बनाया होगा, ये यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। क्या मैं करेक्ट हूँ? यस सर। कैसे बनाया था Yes, तुमने? sir. वेरी गुड। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो तुमने बनाया, ये बिल्कुल क्या बनाया? गलत बना दिया। क्या बना दिया? बिल्कुल रॉन्ग और गलत बना दिया, क्योंकि ये इसका ज्योमेट्री नहीं होता है, ना ही ये इसका शेप होता है। अभी मैंने क्या बोला कि हर कोवलेंट कंपाउंड का एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होगा, उसका अपना खुद का एक ज्योमेट्री होता है। और वो ज्योमेट्री कैसा होगा? तो इसका ये जो CH4 होता है, इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। ये हम आगे सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल क्यों बना, कैसे बना, क्या होता है टेट्राहेड्रल। बट अभी के लिए समझो कि CH4 का ज्योमेट्री ऐसे बनता है। यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, ऐसे ऊपर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन। और नीचे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन। तो ये जो ज्योमेट्री तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। और इन ज्योमेट्री में ये जो एंगल तुमको दिख रहा होगा, ये एंगल, ये फिक्स एंगल होता है, दैट इज 109 डिग्री एंड 51 मिनट। ठीक है ना? 109 डिग्री 51 मिनट। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलेंगे? 109.5 डिग्री मान के चलो। 51 नहीं, 21 मिनट या 51 मिनट, 5 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है? तो ये होता है इसका एंगल। अब इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा नहीं है। 3D में सोचो, देखो दिखाता हूँ 3D में कैसे होगा। देखो ये मेरे पास 4 मार्कर है, लेट्स सी। क्या तुम लोगों ने कभी कैमरा का ट्राइपॉड देखा है? हैव यू सीन द ट्राइपॉड? यस सर। है ना? तो बिल्कुल ट्राइपॉड बनेगा। ये देखो, फिर आपको देखना, ये बिल्कुल क्या बनेगा? एक ट्राइपॉड बनता है। ठीक है? जस्ट सी है ना, ये देखो एक ट्राइपॉड बनेगा। ये देखो, ये दिख रहा है ट्राइपॉड, ये एक एक एक, ये देखो किसी भी एंगल से देखो, यस सर। ये ट्राइपॉड, और ये ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा। ये देखो, तो ये जो ज्योमेट्री बना, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। मैंने ये 2D में बनाया है तो ऐसा लाइन दिख रहा है, बट इज लाइक दिस। और एट द पॉइंट, ये ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो कार्बन यानी कि CH4 का जो ज्योमेट्री होता है वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. इवन मैं तुमको बता दूं और इंटरेस्टिंग चीज, वाटर का बात करते हैं। अगर वाटर का बात करूं तो वाटर तुम लोगों ने कैसे बनाया है? ऐसे बनाया होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे बनाया होगा, करेक्ट? ठीक है? यस सर। वाटर का भी ये नहीं होता है, द ज्योमेट्री ऑफ द वाटर इज लाइक दिस। ये होता है वाटर। अभी क्यों बना, कैसे बना, कहां से बना, तो बात सर ये तो करेंगे। डंबल शेप जैसा बन गया ना, जैसे आपने क्वांटम नंबर में पढ़ाया था। इसको बोलते हैं, नहीं डंबल नहीं, इसको बोलते हैं बेंड शेप। ये होता है बेंड, ठीक है ना? डंबल नहीं, ये लोन पेयर है। ये आगे बताऊंगा ये क्या है, कैसे बनता है, आगे सीखेंगे। इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये ज्योमेट्री को बोलते हैं बेंड शेप। ठीक है? तो हर कोवलेंट कंपाउंड का अपना एक खुद का क्या होता है? शेप होता है, एक फिक्स ज्योमेट्री होता है। ठीक है? जो आयोनिक कंपाउंड के अंदर नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? बढ़ा लो प्लीज इसको। कोई भी डाउट किसी को तो पूछो। तो डाउट किसी को? सर मतलब जैसे आपने भी CH4 बनाया सर, उसमें आपने डिस्टेंस जो रखा है सर, वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा सब में, सारे एच में? करेक्ट करेक्ट, सबका सेम रहेगा। अगर तुम 3D तो में मतलब देखोगे, इस मतलब सर हम लोग इस डिस्टेंस को देख के बॉन्ड लेंथ नहीं बता सकते ना? नहीं, इसको देख के बॉन्ड नहीं बता पाओगे। इसको देख के बॉन्ड तो नहीं बता पाओगे। ये खाली एक बॉन्ड का एंगल बना कि ऊपर वाले हाइड्रोजन और साइड वाले हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.5। ठीक है? ओके सर। सर आपने सिमिलर देके क्या लिखा है वो 109 के बाद? 109.5 डिग्री।
So मतलब हम लोग ज्योमेट्री को एक चीज का बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। सर ज्योमेट्री को स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि उनका बॉन्ड एंगल डिफाइंड होगा, ठीक है ना, कितना बॉन्ड एंगल होगा, कितना गैप होगा, ये सब डिफाइंड होता है, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। तुम ज्योमेट्री को भी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात समझना कि ज्योमेट्री और शेप ये दो अलग अलग चीज। ज्योमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है। क्या डिफरेंस है, क्या होता है, वो तो आगे बताऊंगा, बट याद रखना और ध्यान रखना कि ज्योमेट्री और शेप सेम चीज नहीं होती। शेप अलग चीज है, ज्योमेट्री अलग चीज, ठीक है। प्रेम समझा रहा यस सर, यस सर, प्रेम ये हो गया तो बोलो आगे बढ़ते। आगे बढ़े। Yes, sir. हो गया सबका? हो गया? चलो कर। Yes, sir. और एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग कर लो, फिर आगे बढ़ो। कोई भी सवाल माइंड पे है, कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछ सकते हो, पढ़ लो, शर्मा मत, बिंदास पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया हम लोग का कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। हम बात करेंगे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में और आगे बढ़ के बात करेंगे लुईस ऑक्टेट रूल का। देखो तुम लोग को मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हिंट दिया था इसके बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नंबर 3 टाइप ऑफ जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम लोग प्यार से बुलाते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बुलाते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वी कैन से डेटिव बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या है थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं और समझते हैं बॉन्ड, ठीक। बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर क्या बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे प्लीज एक लाइन लिखो, यहाँ पे एक लाइन लिखो, बताओ। The bond formed between the two atoms, it is the bond formed between the two atoms, bond formed between the two atom due to the unequal sharing of electron, 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 लिखा, due to the unequal sharing of electron, ठीक है। यस unequal सर, sharing of electron। फिर आगे एक लाइन लिखो यहाँ पे, after the formation of coordinate bond, write down, after the formation of coordinate bond, after the formation of coordinate bond, it becomes similar, after the formation of coordinate bond, it becomes similar to the covalent bond, it becomes similar to the covalent bond, and it cannot be differentiated, and it cannot be differentiated
with the covalent bond, and it cannot be differentiated with the covalent bond, and it cannot be differentiated with the covalent bond, and it cannot be differentiated with the covalent bond. देखा? ठीक है? सर बोलो बोलो। सर आप एक बार वापस से रिपीट करते हैं वो क्या कोऑर्डिनेट इट बिकम्स के बाद हाँ, after the formation of coordinate bond, after the formation of coordinate bond, it becomes like covalent bond. After the formation of coordinate bond, it becomes like covalent bond. It becomes like covalent bond. It becomes similar to the covalent bond and cannot be differentiated with the covalent bond, and cannot be differentiated with the covalent bond, and cannot be differentiated with the covalent bond. एक बार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के तैयार हो जाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाने के बाद वो बिल्कुल एक कोवलेंट बॉन्ड की तरह बन जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंस तुम क्रिएट नहीं कर पाओगे एक बार बॉन्ड बनने के बाद। हाँ, बॉन्ड बनने से पहले, बॉन्ड बनते वक्त तुम ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सर ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, वी कैन सी दैट। लेकिन बॉन्ड बन जाने के बाद ये डिफरेंशिएट कर पाना कि ये कोवलेंट बॉन्ड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जस्ट बाय लुकिंग इनटू इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? सर अगर डिफरेंशिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है तो सर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी? नहीं नहीं नहीं, देखो दोनों अलग अलग है ना, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर ऑलमोस्ट सेम, कुछ कुछ अलग होगा। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि खाली उसमें इक्वल शेयरिंग होगा, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होता है। मैंने पहले तुम लोगों को एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर दो फ्रेंड तुम्हारे पास, एक फ्रेंड ए एक फ्रेंड बी, ये क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है? दिमाग लगा रहा है। लेकिन जब ये बिजनेस फॉर्म हो जाएगा तो किसका बिजनेस होगा? तो ये ए का भी होगा, बी का भी होगा, तो इन दोनों के बीच में अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? अनइक्वल शेयरिंग। तो अनइक्वल शेयरिंग होने के बावजूद भी, इनमें अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, फिर भी ये बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर बात? यस सर। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इनको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बात सुनो। जो अपना इलेक्ट्रॉन को देता है, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन लेगा नहीं, बस देगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए ने इस बी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्योंकि ए ने दिया है तो इस ए को हम लोग बुलाते हैं डोनर। क्या बुलाएंगे हम लोग? डोनर बुलाएंगे। ये हमारा डोनर है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, डोनर है। और बी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या नाम होगा इसका? एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्सेप्टर बोलेंगे। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। और इसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका होता है, वो ये होता है कि जब भी तुम इस ए और बी को बनाओगे तो इसके बीच में सिंगल लाइन नहीं खींचोगे। सिंगल लाइन खींचोगे तो दिख जाएगा, नहीं पता कर पाओगे कि कोवलेंट है कि कोऑर्डिनेट है। तो इनिशियली क्या करना पड़ता है? इस ए और बी के बीच में ऐसे खींचना पड़ेगा। तो ये एरो लगाने का मतलब क्या है? ये जो एरो हमने यहाँ पे लगाया, ये एरो के जहां पे तुमको हेड दिख रहा है, क्या जहां पे तुमको हेड दिख रहा होगा, एक सेकंड रुको, 2 मिनट रुको। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि एक हम लोग एरो लगाएंगे। ये एरो का 2 पार्ट है, ये हेड पार्ट है एरो का, इट इज कॉल्ड द हेड पार्ट, और ये एरो का क्या है? टेल पार्ट।
तो हेड पार्ट और टेल पार्ट में क्या होता है, जिसके तरफ भी हेड पार्ट होगा यानी वो एक्सेप्टर है, और जिसके तरफ भी टेल पार्ट होगा वो क्या है, डोनर है। तो ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर है। जैसे क्लियर, सुन रहे हैं आप? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. खाना कर दो। यस सर। यस सर। क्या होगा? तो ये मैं तुमको बताना था कि जब बॉन्ड बनता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक बार बॉन्ड बन गया तो तुम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये एरो ना दिखा के तुम डायरेक्टली ऐसे भी दिखाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अब तुम लोगों के सामने ऐसे रखोगे तो लोग इसको देख के पहचान नहीं पाएंगे या पता नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा बॉन्ड है, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये हम पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये एरो बनाया होगा तो देख के हम पता कर लेंगे कि ये कोऑर्डिनेट है कि कोवलेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा कि सर अगर देख के पता ही नहीं कर पाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि कौन सा बॉन्ड क्या है, कोवलेंट है कि कोऑर्डिनेट है, कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने का सिंपल तरीका होता है इसको देख के समझना। ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था O3 का, तो याद है O3 का हमने एग्जांपल लिया था, याद है कि नहीं? ओके, यस सर। Yes, sir. बाकी क्या होता है, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसके बाद भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे, ये हमारे पास कैसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अब बारी आया बीच वाले का, तो बीच वाला दोनों से नहीं लेगा, किसी एक से लेगा, तो इसने इधर से ले लिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कि O ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, O ने O के साथ डबल बॉन्ड एंड इस O ने इस O के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझाया बात, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर हेड और टेल वाला फिर से बोल दीजिए। हेड और टेल बता दो। हेड और टेल में कुछ नहीं, ये हेड और टेल में रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जिसके पास टेल है वो डोनर है, मैंने बोला ए क्या है, डोनर, डोनेट करता है, डोनर बोले। बी क्या है, एक्सेप्ट करता है, तो नाम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर के सामने हेड रहेगा और डोनर के सामने क्या रहेगा, टेल रहेगा। टेल और हेड, ये डोनर, ये एक्सेप्टर। क्लियर? यस सर। और बताओ इसमें, देख लो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर लिया हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। मुझे तो बोलना, सर हो गया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है सबको। तो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है लुईस ऑक्टेट रूल।
अब ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर घुसते जा रहे हैं। अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे थे, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द चैप्टर। थोड़ा थोड़ा एंटर कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? लुईस टॉपिक का नाम क्या हमारा? लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल। ओके, और एक बात मैं बता दूं कि इस ट्यूसडे से, आई थिंक आज तो थर्सडे है, संडे को भी मेरा क्लास होगा। संडे को मेरा क्लास होता है कि नहीं होता? होता है ना संडे को मेरा क्लास? सर होता है सर। हाँ सर संडे को होता है सर आपका क्लास। होता है ना, वही। तो संडे को मेरा क्लास है। तो ये कब बोला सर? ट्यूसडे को। कभी ट्यूसडे को तुम लोग का ऑर्गेनिक क्लास होगा, जो और एक फैकल्टी पढ़ाएंगे। तो ट्यूसडे को भी तुम लोग का और एक क्लास बढ़ने वाला, ठीक है, ऑर्गेनिक क्लास। तो बात करते हैं लुईस ऑक्टेट रूल के बारे में, समझने का ट्राई। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है और बहुत ही इजी रूल है, हमने ये पढ़ा। इसका नाम तो लुईस फोसेट रूल, ठीक है। देखो, लुईस नाम का साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट ने दुनिया को एक बात बताया। क्या बताया? साइंटिस्ट ने ये बोला कि देखो, दुनिया में वही मॉलिक्यूल या वही कंपाउंड रहेगा, दुनिया में वही कंपाउंड या वही मॉलिक्यूल रह सकता है या रहेगा जो मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। क्या पूरा करेगा? अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा, ठीक है। व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बताओ? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज हमने आज नहीं पढ़ा, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 10 में पढ़ा। हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं इस चीज के बारे में कि लुईस ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये एक सिंपल लॉजिक है कि दुनिया में वही कंपाउंड रहेगा या वही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या लेके आएगा? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, सिर्फ एक को छोड़ के। इसको छोड़ के। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, जो हमारा कौन है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कभी भी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा बताओ? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कहीं से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके आउटर मोस्ट सेल में क्या बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को? डुप्लेट। इट्स नॉट ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन बनाएगा डुप्लेट, बाकी सारे एलिमेंट, सारे मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? ऑक्टेट बनाएंगे। ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला, ये लुईस ने बोला कि अगर कोई मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट बनाने में फेल हो जाता है कि कोई मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट नहीं बना पाता है, तो लुईस बोलता है कि फिर वो मॉलिक्यूल दुनिया में नहीं रह सकता। वो मॉलिक्यूल को यहाँ पे रहने का इजाजत नहीं मिलेगा। वैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? ठीक है ना? तो मैं एग्जाम्पल, मान लो कि हमको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। क्यों नहीं वाटर का फॉर्मूला H3O हो गया? क्योंकि इसका रीजन भी कौन है? लुईस। कैसे देखना? लुईस ने बोला कि वाटर के आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं H3 बना देता तो हाइड्रोजन के पास क्या आता? 8 नहीं, 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता, यानी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। तो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो दुनिया में नहीं रहेगा। तो लुईस बोलता है कि दुनिया में वही मॉलिक्यूल रह सकता है जिनका ऑक्टेट पूरा होगा या हो सकता है या जो कर सकता है। ठीक है, बढ़िया बात। तो फिर दुनिया ने लुईस से पूछा कि भैया लुईस बताओ कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? कौन सा कंडीशन है ऑक्टेट पूरा करने का? तो लुईस बताता है कि ऑक्टेट को पूरा करने का 3 कंडीशन। कोई भी एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? तो पहला काम कर सकता है कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिंपल लॉजिक है कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए तुम या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लो? गेन कर लो कहीं से। दूसरा काम क्या करोगे? या तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो ताकि तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो जाए, या तुम क्या करो? किसी और एटम को ढूंढो, कोई ऐसा एटम को ढूंढो जिसके साथ तुम्हारा शेयरिंग हो सके और शेयरिंग करके तुम अपना ऑक्टेट क्या कर सको? पूरा कर सको। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि नहीं? यस सर। है ना? तो लुईस यहाँ पे सब कुछ बोलता है। लुईस बोलता है कि तुम या तो अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, या तो तुम इलेक्ट्रॉन लूज कर लो, और या तुम क्या करो?
या तुम क्या करो, लूज करो, गेन करो, या किसी के साथ शेयरिंग कर लो, लेकिन अपना ऑक्टेट पूरा करो। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, चलो सोडियम का बात है। सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो याद होगा H281। तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नाउ सोडियम विल हैव 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन। क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट बिकम Na+, स्टेबल हो गया। समझ आ रहा बात मेरा। क्लोरीन का बात करते हैं, क्लोरीन का क्या होगा, 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और क्लोरीन क्या बना लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे बनाया बेटा 7 8, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यानी सोडियम भी दुनिया में रहेगा, मतलब Na+ भी रहेगा, और Cl- भी दुनिया में रहेगा, क्योंकि दे फॉर्म देयर ऑक्टेट। आर गेटिंग द पॉइंट कि नहीं, समझ आ रहा नहीं आ रहा। HCl का बात करते हैं, HCl रहेगा नहीं रहेगा, तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ये देखो, तो ये भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी दुनिया में रहेगा, इसलिए HCl दुनिया में रहता है। और ये जो मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाया, डॉट स्ट्रक्चर, ये डॉट स्ट्रक्चर तुम लोगों ने क्लास 10 में इसको क्या नाम दिया था, तो क्लास 10 में इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया था बताओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या तुमको याद है यस सर। है ना। लेकिन वही चीज अब 11 में हम क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बुलाते, इसको हम बुलाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बुलाएंगे इसको हम लोग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हमारा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब भी तुमको बोला जाए कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी चीज का, वाटर का ड्रॉ करने को बोला जाए, या PCl5 हो, PCl3 हो, तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले P 1 2 3 4 5। अब मान लो PCl3 करना है, तो Cl रख देगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे Cl रख दो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ Cl रख दो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया तुम्हारा डॉट स्ट्रक्चर। तो वो ये गोला बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी डॉट बना के छोड़ दोगे, तब भी उसको क्या माना जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर माना जाएगा। क्या ये मेरा बात क्लियर है, डाउट यस सर, क्लियर है। क्लियर ना। तो लुईस ने क्या बोला, समझ में आ गया सबको। लुईस बोलता है कि ऑक्टेट पूरा होगा तो तुम दुनिया में रहोगे, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम दुनिया में नहीं रहोगे। ठीक है ना। चलो एक बार जो मैंने बोर्ड में बनाया वो बना लो, यहीं पे रखते हैं इसको। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे लुईस के बारे में, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आएगा नेक्स्ट क्लास। सर हम लोग को अलग अलग जगह अलग अलग नाम क्यों दिया है फिर एक ही टॉपिक का। सॉरी फिर से 10th में बोलो। इलेक्ट्रॉन, सर 10th में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था तो इसका नाम क्यों चेंज कर दिया। देखो 10th में क्या ना, देखो 10th में कुछ नहीं, 10th में क्या, 10th में केमिस्ट्री तो अधूरा है, आधा है। और वहां पे प्रॉब्लम ये है कि 10th में बहुत लोग साइंस पढ़ते हैं जो आगे साइंस नहीं पढ़ते। अगर वहां बताया जाता कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो बच्चा पूछता कि लुईस कौन है, क्या है लुईस के बारे में। तो 10th में फैकल्टी क्या पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता, तो इसलिए मे बी NCERT ने नहीं दिया है। तो 10th का दुनिया अलग है, बहुत चीज वहां और गलती होगा, तुम आगे पढ़ोगे तो यू रियलाइज कि 10 क्यों पढ़ाया हम लोग को बिना मतलब का, ऐसा रियलाइज होगा ठीक है 10th के बाद। सर सर अभी आपने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया वो किसका बनाया आपने? कैसे बनाया, क्या पूछा, फिर से पूछो। सर मैंने पूछा वो किसका बनाया आपने? किस, ये पीस, ये वाला क्या, हाँ सर। ये PCl3 का होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उतना 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 डॉट बना होता है, उसको ये डॉट।
बन गया सबका? Yes, sir. तो अब हम नेक्स्ट क्लास। हमारा काम यह है कि प्लीज घर पे पढ़ के आना, अब बिना पढ़े आओगे डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना? तो प्लीज पढ़ के आना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.